नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूँ सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार फिर से इलेक्ट्रिक इंडक्शन अर्थात वैद्युत चालन के बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको एक लेक्चर में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए इस टॉपिक के हम लोगों ने कई सारे जो है वो पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें 2 पार्ट्स जो है हम लोग के ऑन एयर आ चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको सेक्शन में नीचे दे दिया जाएगा। और वहां पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी थी कि किस तरीके से मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम वेलोसिटी करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और उनके बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स और कुछ एडवांस चीजें जानी। और आज के टॉपिक में हम लोग जो है वो विस्तार से जानेंगे कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंग्लिश में तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है और हिंदी में इसके 2-3 नाम जो है प्रचलन में है। कहीं कहीं पर इसको अनुगमन वेग कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से इसको जानेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स, यानी कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो चलिए देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या होती है। और इसको जानने से पहले हमको यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन भी जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज हम एक मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक जो है वो मेटल है, ये आपके पास में कोई मेटल है, या इसे आप कंडक्टर मान लीजिए, चालक मान लीजिए, कोई चीज़ है। और मेटल्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत भारी संख्या में होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं, और ये इसके अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो सपोज मान लें कि हमारे पास में यहाँ पर एक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है पॉइंट ए के ऊपर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मोशन करना चालू करेगा और मोशन करने के लिए एनर्जी लेगा इस मेटल की थर्मल एनर्जी से। यानी जो मेटल है इसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है, उस थर्मल एनर्जी है, उससे पावर लेकर के ये मूव करना चालू करेगा। जैसे ही ये मूव करना चालू करेगा, थोड़ी देर में, बहुत छोटे से समय में, इसके पास में यहाँ पर जो है मेटल्स के अंदर कोई पॉजिटिव आयंस होंगे, उससे ये कोलाइड करेगा। मेटल के अंदर पॉजिटिव आयन के बारे में पार्ट 2 वाले में सेक्शन में लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था, जिसका ये लिंक आपको फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। इसको वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं मेटल्स के अंदर। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही इसको यहाँ से थर्मल पावर मिली, थर्मल एनर्जी मिली, उस एनर्जी से पावर पा करके ये भागना चालू किया। पॉइंट ए से भागा, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर बी पर जो है एक कोई पॉजिटिव आयन मिला। पॉजिटिव आयन से टकराते ही क्या होगा कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, इसकी वेलोसिटी जो है बदल जाएगी। ये सपोज मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर गया, इस डायरेक्शन में ये मूव कर गया। जैसे ये कोलाइड होगा, जैसे ही टक्कर करेगा, जैसे ही पॉजिटिव आयन से टकराएगा, एक्चुअली होता क्या है कि जो ये कोलिजन होता है, टक्कर होती है, ये परफेक्ट इलास्टिक टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कोलिजन होता है उसके बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपना डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वो चेंज कर देता है। तो जैसे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये दूसरे किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव करना चालू कर देगा और थोड़ी देर में फिर ये किसी पॉजिटिव आयन से यहाँ पर कोलिजन करेगा। सपोज पॉइंट सी पर जो है कोई पॉजिटिव आयन था, इससे फिर ये कोलाइड कर गया। फिर यहाँ पर जो है कोलिजन काफ़ी इलास्टिक था, इसके बाद फिर ये अपनी वेलोसिटी को, अपनी डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज करेगा। सपोज ये इस तरफ चला गया, फिर जैसे यहाँ पर होगा, ये पॉइंट डी पर फिर कोई पॉजिटिव आयन इसको मिलेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, किसी भी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। फिर मान लेते हैं कि पॉइंट ई पर जो है इसको फिर कोई पॉजिटिव आयन मिला, फिर इससे टकराया, फिर ये किसी और डायरेक्शन में यहाँ पर चला गया। इस तरीके से पॉइंट एफ पर आया, पॉइंट एफ पर ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा, फिर वो जाएगा। इस तरीके से ये रैंडम मोशन करता हुआ, बहुत ढेर सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कोलिजन बहुत भारी संख्या में होते हैं और एक तरीके से बहुत फास्ट जो है वो रैंडम मोशन जो है वो चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए और बी यहाँ से यहाँ तक एक वेलोसिटी से गया, उस वेलोसिटी को हम लोगों ने कहा थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिली वेलोसिटी की, उसको मिली थर्मल एनर्जी से, तो उस वेलोसिटी को बोला गया थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी। तो अलग अलग थर्मल वेलोसिटी होंगी। यहां से ए से बी तक जा रहा है तो सपोज मान लेते हैं कि थर्मल वेलोसिटी इसकी जो है वो u1 है। बी से सी तक गया, सपोज ये थर्मल वेलोसिटी इसकी यहाँ पर u1 है, यहाँ पर जो होगी u2 होगी।
यहाँ पर U3 होगी, यहाँ पर U4, अलग अलग जितनी वेलोसिटी हैं। तो ये थर्मल वेलोसिटी आपकी होंगी, वो होंगी U1, U2, U3 डॉट 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 टू, जितने सारे जो कोलिजन्स होंगे उतनी वेलोसिटी होगी। एक्चुअल में थर्मल वेलोसिटी है क्या? दो कोलिजन्स के बीच की जो वेलोसिटी है वो कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। और यहाँ पर कोलिजन इतने इलास्टिक हैं कि हर टक्कर के बाद में, हर कोलिजन्स के बाद में डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं। तो ये थर्मल वेलोसिटी हर कोलिजन्स के बाद में जो है अपने को बदल रही है, और ये वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है। ये थर्मल वेलोसिटी है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻14 मीटर पर सेकेंड। इतनी फास्ट वेलोसिटी से निकलता है। सपोज यहाँ से इसको जो है एनर्जी मिली 10⁻14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इसने भागना चालू किया। जैसे यहाँ पर आए वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, थर्मल वेलोसिटी इसकी जीरो, टकराने पर जीरो हो गई। फिर नई वेलोसिटी से यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में निकला, फिर 10⁻14 तक आया, फिर वो जीरो हो गई, फिर निकला। इस तरीके से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर जीरो होगी, फिर मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर जीरो होगी। ये बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है। इसलिए हम पूरे मेटल की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है वो जीरो है, क्योंकि बहुत फास्ट काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसलिए हम पूरे मेटल की जो है थर्मल वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी को हम जीरो मान लेते हैं। दो कोलिजन के बीच की वेलोसिटी तो 10⁻14 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन एवरेज सबकी मिला करके जो है वो होती है जीरो। यानी यहां पर कह सकते हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो होती है आपकी यहां पर जीरो। जब इसकी थर्मल वेलोसिटी जीरो हो गई तो पूरे मेटल का जो नेट करंट है वो भी हो जाएगा जीरो। तो यहां हम कह सकते हैं कि नेट करंट वो भी होता है इस पूरे मेटल का जीरो। यहां पर यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यानी कि जितना चार्ज पर सेकंड फ्लो करेगा वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और यहां पर चार्ज क्या है? यहां पर चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो यहां देखा जाए तो लॉजिकली अगर यहां पर ये मोशन कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज ही यहां पर मूव कर रहा है। तो चार्ज मूव कर रहा है लेकिन करंट यहां पर इसकी जीरो है, क्योंकि अब आप इसमें कोई बैटरी लगी नहीं, आप इसको चेक करेंगे तो इसमें कोई करंट निकलेगी नहीं, इससे करंट जीरो होगी, क्योंकि इसमें कहीं पर कोई बैटरी अटैच ही नहीं है। तो लॉजिकली अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट होनी चाहिए, लेकिन ये चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन वो रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इतना फास्ट मूव कर रहा है कि हम पूरे मेटल की रैंडम वेलोसिटी जो है उसको, एवरेज वेलोसिटी, उसको हम जीरो कह सकते हैं। अगर पूरे मेटल की एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि उस पूरे मेटल की जो है नेट करंट भी वहां पर हो जाएगी जीरो। तो ये कहानी जो है वो रैंडम मोशन की है कि अभी हमने क्या किया कि इसमें किसी प्रकार की बैटरी अटैच नहीं करी है, इसलिए इसका नेट करंट जीरो है, इसकी थर्मल वेलोसिटी जो है वो भी जो है वो जीरो है। अब यहां पर दूसरा केस आ रहा है। अब हम लोग बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ है? तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि इसी मेटल को एक बैटरी से कनेक्ट करना होगा। तो इसको कनेक्ट करते हैं, इतना ये वाला पोर्शन इसका इरेज कर देते हैं और आगे इसको बैटरी से इसको हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अब देखेंगे कि इस मेटल्स को हम एक बैटरी से जो है कनेक्ट करेंगे। इसके इस वाले पॉइंट को हम लोग जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और मेटल के इस तरफ के छोर को जो है हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। हमने इस कंडक्टर को इस मेटल के टुकड़े के इस तरफ वाले छोर को जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इस वाले इसके एंड को बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस। जैसे ही ये बैटरी से कनेक्ट होगा ये मेटल, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो स्थापित हो जाएगा। यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है वो बैटरी जोड़ने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक स्थापित हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई से लो की तरफ। यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि बाएं से दाएं। यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा आपका वो होगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जो है डायरेक्टेड होगी बैटरी से जोड़ने के बाद में। अब होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जोड़ी गई, जैसे ही बैटरी यहाँ पर जोड़ी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो है एक फोर्स जो है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाना चालू कर दिया। ये तो आप जानते हैं ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई
चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अपने ऊपर एक फोर्स की एक्सपीरियंस करता है। और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लें। अगर आपको नहीं पता है तो सपोज अगर मान लेते हैं कि आपके पास में कोई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर मान लेते हैं कि आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, कोई धनावेशित कण यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने ऊपर एक जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, और वो फोर्स होगा F। मान लेते हैं फोर्स हुआ F, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मोटिवेट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मोशन करे। और अगर इसके उलट अगर यहाँ पर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। नेगेटिव पार्टिकल रखा है सपोज जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। यानी ये फोर्स जो है वो इस नेगेटिव पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो है वो मोशन करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जो है वो मोशन करे। तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो है, पूरा लॉजिक जहाँ भी काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रही है, और ये जितने क्या है, ये सब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिवली पार्टिकल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को, प्रत्येक फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। सपोज मान लें कि वो फोर्स जो है वो F होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट फोर्स लगा F, इसका डायरेक्शन किस तरफ हुआ, इस तरफ। तो इसके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन क्या होगा इसका, इस तरफ। जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके ऊपर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो है उनका डायरेक्शन इसका विपरीत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये फोर्स मोटिवेट करेगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मोशन करें। अब यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि फोर्स जो है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन सबके फोर्स लग रहा है, और ये ऑलरेडी पहले से रैंडम मोशन कर रहे थे, पहले से रैंडम मोशन कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही इनके ऊपर फोर्स लगने लग गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फोर्स जो है वो इनको मोटिवेट कर रहा है कि ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है मोशन करें। तो ये रैंडम मोशन करते हुए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो चलना चालू कर देंगे। तो इसको समझने के लिए जो हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर एक फिगर और देखते हैं। इस ग्राफ में हम लोग करते क्या हैं कि इस ए वाले इलेक्ट्रॉन को, जो ए पॉइंट पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं इस तरीके से। ये आपका पॉइंट ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बना हुआ है, थर्मल एनर्जी से इसने जो है वो मूव करना चालू किया। ये जो है यहाँ आकर के बी वाले पॉइंट पर आकर के टकराया, बी पॉइंट पर जो यहाँ पर पॉजिटिव आयन था इससे टकराया, फिर इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ, फिर ये इस तरीके से आया। जो पूरा यहाँ पर अंदर है इसको हम यहाँ से फिर से बनाए देने एक बार इसको समझने के लिए। फिर डी वाले पर आया, फिर यहाँ पर कोलाइड किया, फिर ई वाले पर आया, यहाँ भी कोलाइड किया, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ पर ये एफ पर आया। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगने, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो मूवमेंट कर रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, बी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, बी की तरफ जा रहा है, बी से कोलाइड करेगा, लेकिन ये फोर्स जो है वो इसके ऊपर इस तरफ अप्लाई हो रहा है। ये चाह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाए, तो वो इधर जाने के बजाय थोड़ा सा जो है वो इस तरफ जा करके शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो इस तरफ जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो टक्कर जो पॉइंट बी पर होनी थी, जो कोलिजन पॉइंट बी पर होना था, वो कोलिजन होगा अब आपका सपोज मान लीजिए बी डैश पर, थोड़ा सा पहले से हो गया, क्योंकि ये फोर्स जो है वो इस तरफ बाएं तरफ इस तरफ लग रहा है इसके ऊपर। ये फोर्स जो है वो चाह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाएं, तो ये मोशन तो करके इधर जाना चाह रहा है, लेकिन इस फोर्स के कारण थोड़ा सा जो है वो इस तरफ खिसक जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो कोलिजन पॉइंट बी पर होना चाहिए था वो थोड़ा सा पहले बी डैश पर हो जाएगा। जब बी डैश हो जाएगा तो आपका नया जो पथ बन गया वो ये बन गया बी डैश। अब यहाँ पर जब कोलिजन हुआ तो फिर ये उसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर ये यहाँ से जो है वो निकलेगा, और सपोज ये यहाँ पर जो है वो सी पॉइंट पर आया, सी पॉइंट पर आया।
अब इसका कोलिजन होना कहाँ चाहिए था, यहाँ कोलिजन होना चाहिए था, लेकिन कोलिजन अब इसका पहले हो जाएगा, पॉइंट सी पहले मिल जाएगा इसको, कोलिजन इसका यहाँ पर होगा। हर जगह पर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा। इसके बाद इसको कहाँ जाना चाहिए था, डी पे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ये डी डैश पहले ही इसका कोलिजन हो जाएगा। अब ये इस तरफ जाएगा। अब इसके बाद इसको कहाँ जाना चाहिए था, ई पे जाना चाहिए था, लेकिन ये फोर्स इस पर भी लग रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है बाएं तरफ, तो ये कोलिजन पहले ही हो जाएगा। तो सपोज मान लेते हैं कि ई डैश पॉइंट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर कोलिजन हो गया इसका, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। इसको कोलिजन होना चाहिए था एफ पर, लेकिन कोलिजन हो जाएगा थोड़ा सा आगे की तरफ, बाएं तरफ शिफ्ट होकर के एफ डैश पर। इस तरीके से यहाँ पर आपका कोलिजन इस तरीके से हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस फोर्स के कारण जो है, जो इसका पथ है, जो पहले ये था, अब इसके पथ थोड़ा सा बाएं तरफ खिसक गया। थोड़ा सा इसका मार्ग जो है, रैंडम मोशन तो हो रहा है, रैंडम मोशन तो ऐसा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये रैंडम मोशन बाएं की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। रैंडम मोशन जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। इस तरीके से मोशन करता हुआ धीमे 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 इस तरह, फिर नेक्स्ट कोलिजन पर फिर ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कोलिजन पर फिर इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बैटरी से इसको फोर्स मिलता जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगता जाएगा, और धीमे धीमे कोलिजन करते 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 ये इस तरफ चलते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रैंडम मोशन तो होगा, कोलिजन तो होंगे, रैंडम मोशन तो होगा, इस तरह से जिगजैग मोशन तो करेंगे, लेकिन ये मोशन करते करते ये है धीमे 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 एक स्लो वेलोसिटी से और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये इस तरफ जो है वो चलेंगे, इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण। तो आप देख रहे हैं कि ये नया नया पथ मिल रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, पहले बी पे होना चाहिए, बी डैश पे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बाएं तरफ हो रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी डिस्प्लेसमेंट देखिए, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट। सी से सी डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट, ई से ई डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी को लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया कि इनको जो है वो एक्सेलरेट कर दिया इस तरफ मोशन करने के लिए। यानी जो रैंडम मोशन कर रहे थे, इनको एक हल्का सा डायरेक्शन मिल गया है। जो रैंडम मोशन चल रहा था इसके अंदर, मेटल्स के अंदर, बैटरी लगने से क्या हो गया है कि इनको एक डायरेक्शन मिल गया है चलने के लिए, छोटा सा डायरेक्शन, कांस्टेंट डायरेक्शन मिल गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो बैटरी ने इसके ऊपर इंपोज किया, इसके रैंडम मोशन के ऊपर इसने एक छोटा सा स्लो और कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर इंपोज कर दी, उसके ऊपर अध्यारोपित कर दी, ताकि धीमे 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 इस तरफ चले। उसी को बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को कहा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं VD से, इसको हम दिखाते हैं VD से। पहले बताया कि बहुत धीमे धीमे, कि डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है। जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी बहुत छोटी होगी। तो वेलोसिटी ये बहुत छोटी है और कांस्टेंट है, वेलोसिटी छोटी है और कांस्टेंट है। छोटी कितनी है, इसकी जो ऑर्डर होता है इसका, वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर -4 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी धीमी है। ये वेलोसिटी स्लो है और ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट भी है। ये वेलोसिटी जो है वो स्लो है, काफी स्लो है, और दूसरी बात है ये कांस्टेंट है। नियत, यानी यहां पर हम कह सकते हैं, अगर ये सेंटेंस में कहना चाहें, तो बैटरी ने इन रैंडम मोशन करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक स्लो और कांस्टेंट वेलोसिटी इंपोज कर दी, जिससे ये रैंडम मोशन करते हुए जो है वो दाएं से बाएं, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ धीमे धीमे बढ़ने लग गए। इस चीज़ को जो है आप एक एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। जैसा ये आपके एनिमेशन ये आपके डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन करते हुए जो है ये धीमे 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 देखिए किस तरीके से जो है वो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो जो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, इसी वेलोसिटी को बोला गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इस एनिमेशन से आप इसको समझ सकते हो। जितना यहाँ पर ये आपको बताया है, जिस चीज़ को जो है इसको यहाँ पर ये शो कर रहा है ये एनिमेशन, कि इस तरीके से रैंडम मोशन करते हुए धीमे धीमे जो है ये इस तरफ जा रहे हैं। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स, यानी धातुओं के अंदर अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो
इसको अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मेटल्स के अंदर होती है। अब यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि रैंडम वेलोसिटी, जो इसके रैंडम मोशन था, जो इसकी थर्मल वेलोसिटी, इससे पहले भी डिस्कस किया अभी हम लोगों ने कि थर्मल वेलोसिटी जो थी, जो कि इसकी थी u, और जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है vd। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है, अगर इनको हम तुलना करें आपस में, इनकी तुलना करें कि थर्मल वेलोसिटी क्या है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इनकी तुलना करने के लिए थोड़ा सा आपके स्क्रीन के ऊपर अभी फ्लैश होगा, इससे आप इसको जो है देख सकते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर आप ये एक कंपैरिजन दे सकते हैं कि किस तरीके से रैंडम वेलोसिटी यानी कि रैंडम मोशन की वेलोसिटी, इसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बीच में क्या पॉइंट्स आते हैं। देखिए पहला वाला पॉइंट ये बोलता है कि रैंडम मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि थर्मल वेलोसिटी जो होती है, जो ऊष्मीय उसका वेग है, वो डिपेंड करेगा आपका मेटल के टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये दो चीज देखने लायक है यहाँ पर। पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रैंडम स्पीड जो है, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, जो मेटल का जो ताप है उस पर डिपेंड करेगी, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से आई, बैटरी लगने से आई। और तीसरे पॉइंट में जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, यानी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पथ है, जो मार्ग है जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। अगर बैटरी ना जोड़े मेटल्स के अंदर, तो जो उसके बीच में पथ होगा, टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो पथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है। और अगर हम लोगों ने बैटरी जोड़ दी है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो क्रमागत टक्करों यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पथ होता है वो सामान्यतः जो होता है पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। तो ये आपके 4 पॉइंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स, यानी कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। और आज के टॉपिक में अगर कोई आपको समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं, तो उसको आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसकी अभी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्शंस के यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अभी कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, और तरह तरह के इंटरेस्टिंग रिलेशंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे, पार्ट 4 में लेकर के आएंगे। तो जल्द ही हाजिर होंगे दोबारा आपके समक्ष। थैंक यू।